हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा ये सिखाऊंगा। ओके, इस मेथड के थ्रू मैं डिजनरेसी भी डिस्कस करूंगा। ओके, कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिजनरेसी क्या होती है इसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स को। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। आई होप पीछे के जो मैंने आपको वीडियोज़ बताए थे वो आपको समझ में आए होंगे। एक बार उनको चेक करना और उसके बाद इस वीडियो को देखना, उसी के आगे की स्टेपिंग्स हैं ये। ओके, तो हम देखते हैं किस तरीके से करके इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसकी ऑप्टिमलिटी को किस तरीके से चेक करते हैं। ओके, एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, ज़रा देखिए आप। एक प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, ये कहलाती है ये कॉस्ट मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की कॉस्ट मैट्रिक्स कहलाती है। ये सप्लाई दे रखी है, ये कुछ डिमांड दे रखी है। डिमांड और सप्लाई का एडिशन अगर इक्वल है देन इट इज़ कॉल्ड बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो वो आपकी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाती है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप इसमें, अगर रो से बैलेंस नहीं है तो एक जीरो अमाउंट के साथ रो बढ़ा के, और जितने अमाउंट से डिसबैलेंस है वो अमाउंट बढ़ा लेते हैं। अगर कॉलम से डिसबैलेंस है तो एक जीरो कॉलम बढ़ा के उतना ही अमाउंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके हम कॉलम बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उससे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, आई होप इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब ज़रा चेक करना है यहाँ पर, अगर इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ, मैंने कहा मेरे पास 3 मेथड हैं इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, जनरली जो हम यूज़ करते हैं। पहला हमारा होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकेंड वन इज़ नोन एज मैट्रिक्स मेथड, या फिर इसी को हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड बोल देते हैं, और एक होता है लास्ट होता है पेनल्टी मेथड, इसको वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। आप किसी से भी इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप NW से ही निकालें या पेनल्टी मेथड से ही निकालें। लास्ट वीडियो में मैंने, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि मैंने पेनल्टी मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया था इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, फिर मैंने उसे ऑप्टिमाइज़ करके आपको बताया था। ओके, यहाँ अगर मैं सॉल्यूशन को लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करूँ इसका, ओके, अगर इस प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन में मैट्रिक्स मेथड से या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से फाइंड आउट करूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर ऑप्टिमल है तो हम उसी ऑप्टिमल लिख देंगे कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन आ जाएगी अगर आप सारे DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं। अगर एक भी DIJ लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। ओके, अब जरा देखो, मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। आपने मैट्रिक्स, इसे मैं इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर रहा हूँ या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में देखते हैं कि ये जो टेबल है इसमें सबसे मिनिमम जो कॉस्ट है उसको आप मैक्सिमम अमाउंट आप दे दीजिए। अगर मैं चेक करूँ सबसे मिनिमम कॉस्ट ये आ रही है, ये किस सेल में है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो आप ज़रा चेक कर लीजिए, इसके लिए आपकी सप्लाई कितनी है 40 यूनिट की और डिमांड भी कितनी है 40 की। ओके, तो जो भी मैक्सिमम है आप इसको दे दीजिए। अगर मैं इसको दे सकता हूँ तो ये इसका मतलब हो गया कि 40 की डिमांड आई और 40 आपकी सप्लाई है, तो उस 4 को मैं पूरा का पूरा 40 अमाउंट दे दूँ। ओके, ये अगर मैं 40 अमाउंट दे दिया तो ये रो आपकी खाली हो गई और ये डिमांड आपकी फिलअप हो गई। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टेबल में इस रो और इस कॉलम को आप रीराइट नहीं करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट टेबल में बना लेता हूँ, इसमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को मैं नहीं लिखूँगा। कितना आएगा ये 8, 10 एंड 6, 9, 11 एंड 8। ओके, आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो रही होगी। आफ्टर देन जो भी आपके पास सप्लाई बची हुई है ये 50 अमाउंट की है, ये 30 अमाउंट। ओके, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 25, 32 एंड 23। ओके, इनको ऐड करके चेक कर लीजिए 50, 30, 80। अगर इसको मैं ऐड करूँगा 3, 2, 5, 5, 10, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 80। क्लियर, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, इसका मतलब पीछे की टेबल में मैंने आपकी जो भी एलोकेशन या सप्लाई की है वो क्लियर है। ओके, आफ्टर देन इस टेबल में हमारे पास मिनिमम कॉस्ट क्या है, इस टेबल में मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास 6। आप इस 6 को कितना अमाउंट दे सकते हैं, आपके पास सप्लाई कितनी है, सप्लाई है 50 और डिमांड है हमारे पास इसकी कितनी है, इसमें 23। तो यहाँ मैं पूरा का पूरा 50 से मैं इसको कितना दे दूँ, ये कितना एक्सेप्ट कर सकता है 23। ओके, ये फिलअप हो गई। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इस 50 अमाउंट में से 23 अमाउंट इसको दे दिया। अब यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचा,
27। क्लियर। अब नेक्स्ट जो मैं टेबल बनाऊंगा उसमें ये कॉलम हटा दूँ, क्योंकि ये तो पूरा भर चुका है। ये हमारा 27 अमाउंट ये बचा हुआ है। ओके, तो इसको अगली टेबल में बनाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ तो कितना आ गया ये, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 8 and 10, 9 and 11। ओके, जो भी अमाउंट है उसको लिख दीजिए 27 and 30। और ये बड़ा कितना है 25 and 32, 7 and 57, 32 25 इट इज़ इक्वल टू 57। इसका मतलब यहाँ तक बैलेंस है। अब इसमें देखिए मिनिमम कॉस्ट क्या है 8। ओके, 8 को आप मैक्सिमम कितने अमाउंट दे सकते हैं। मेरे पास 27 अमाउंट है, लेकिन डिमांड तो 25 की थी, तो इसको मैं पूरा 25 दे दूँ। ये फिल हो गया, कितना बचा है यहाँ पर 2। बेटा यहाँ पर ज़रा चेक करना, अगली एंट्री इस कॉलम में तो नहीं होगी, कोई भी एंट्री इस कॉलम में नहीं होगी। इसका मतलब जो भी एंट्री होगी इन 2 पोजीशंस पर होगी। ये जो 2 अमाउंट है इसी रो में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब इस 2 को मिल जाएगा। ये ब्लैंक हो गया। यहाँ कितना बचा 30। अब केवल ये 11 बचा है, बाकी ना इस रो में कोई एंट्री है ना इस कॉलम एंट्री है। मीन्स 11 को मैं कितना अमाउंट दे दूँ 30। ये भी फिलअप हो गया, ये भी खाली हो गया। क्लियर। अब मैं इसका अगर इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लूँ तो इसके लिए मैं एक टेबल बना लूँ, लास्ट फाइनल। मैंने 4 को 40 दिया है। बड़ा यहाँ पर इस टेबल में देखूँ तो एक ही जगह 4 है, तो इस 4 को मैंने 40 दे दिया। अदरवाइज ये 4 किधर है, ये 4 7 के लेफ्ट में है। ओके, इस 7 के डाउन में है, इस 9 से लेफ्ट में और इस 10 से ऊपर है, उसे चेक कर लेते हैं। ओके, आफ्टर देन 8 को मैंने 25 दिया है। अब जरा देखना है यहाँ पर 8 मेरे पास 2 जगह है। अब किस 8 को आपने 25 दिया है, वो 8 जो 10 के लेफ्ट में है, 10 के लेफ्ट वाला 8 यही तो है। तो 8 को मैंने कितना दिया है 25। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। आफ्टर देन 10 को मैंने 2 दिया है। अब 10 आपका 2 जगह आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। किस 10 को मैंने 2 दिया है, जो 8 के राइट में है। 8 के राइट में 10 ये है, इसको मैंने अमाउंट कितना दिया है 2। ओके, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। आफ्टर देन 11 को मैंने कितना अमाउंट दिया है 30। 11 को 30 दिया है, 11 एक ही जगह, तो यही होगा, इसको मैंने 30 अमाउंट दे दिया। आफ्टर देन ये हमारे पास है 6 को 23, ये 6 ये आ रहा है, 6 एक ही जगह, इसको 23। ओके, और फाइनली आप ये भी चेक कर सकते हैं, फर्स्ट रो में 50 एलोकेशन है, 25 to 27 और 23 50 फर्स्ट रो की एलोकेशन होगी। सेकेंड में है हमारे पास 40 आ गई। थर्ड रो में हमारे पास है 30, तो थर्ड रो में हमारे पास एलोकेशन कितनी आ रही 30। इसका मतलब यहाँ तक मैंने सही किया है। अब इसका मैं मिनिमम जेड फाइंड आउट कर लूँ। मिनिमम जेड निकालने के लिए इनको मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लूँ, ज़रा ध्यान देना इसको। इसका मैं अगर मिनिमम जेड निकालूँ 8 × 25 प्लस 10 × 2, क्लियर। 1 यूनिट की कॉस्ट 8 रुपीज़ है, तो 25 यूनिट की 8 × 25, ये कोई ज़रूरी नहीं है 8 रुपीज़ हो, 8000 हो सकता है, 800 हो सकता है। ओके, 6 की कॉस्ट, 1 यूनिट की कॉस्ट 6 है, तो 23 की कितनी हो जाएगी 6 × 23 प्लस 4 × 40 प्लस 11 × 30। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मे बी ये वैल्यू आ रही है 848। ओके, ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ तक। ये मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूँ। ये मैंने सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का किया है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या फिर लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ये मिनिमम जेड हमारे पास ये आ गया। बेटा अगर मैं देखूँ यहाँ तो इस इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन हो गया, सही है। अब इस सॉल्यूशन को मैं ये देखना चाहता हूँ, ये सॉल्यूशन हमारा डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट। उसके लिए ज़रा देखो, मैंने बताया था कि सॉल्यूशन को डिजेनरेट या नॉन डिजेनरेट चेक करने के लिए हम यहाँ चेक करते हैं m + n - 1 इतनी एलोकेशंस होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलोकेशन। अगर इतनी एलोकेशन है तो सॉल्यूशन हमारा नॉन डिजेनरेट होता है, अगर इससे कम है तो सॉल्यूशन हमारा डिजेनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपटीशंस में मिलता है ये।
कि द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज डिजेनरेट व्हेन m + n - 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन या लेस देन नंबर ऑफ एलोकेशन, समथिंग आप देख सकते हैं इसको। ओके, m + n - 1 अगर ये और एलोकेशंस जो आ रही हैं उनकी काउंटिंग बराबर होगी, m + n - 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, देन द सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। अगर उससे कम है तो देन द सॉल्यूशन इज डिजेनरेट। क्लियर हुआ? अब जरा चेक करना m और n क्या होते हैं। m रिप्रेजेंट करता है रो को, n करता है कॉलम। इसमें कितनी रो है? 1 2 3, कॉलम्स कितने? 4। तो 3 + 4 7 - 1 कितना हुआ? 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलोकेशन 6 आनी चाहिए। अगर 6 है तो ये नॉन डिजेनरेट है, अगर 6 से कम है तो ये डिजेनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ चीज़? अब जरा चेक करो एलोकेशंस 1 2 3 4 5, ये 6 आ रहा था। m + n - 1 कितना आ गया था? इट इज इक्वल टू 6, बट नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू 5। इट मीन्स सॉल्यूशन इज डिजेनरेट। क्लियर हुआ? अगर ये सॉल्यूशन डिजेनरेट है तो मैं अभी इसकी ऑप्टिमलिटी चेक नहीं कर सकता। जब तक ये सॉल्यूशन आपका नॉन डिजेनरेट नहीं होगा तब तक आप इसकी ऑप्टिमलिटी को चेक नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? इनिशियल सॉल्यूशन तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये इनिशियल सॉल्यूशन हो गया इसका, लेकिन ये डिजेनरेट इनिशियल सॉल्यूशन है। अगर मैं नॉन डिजेनरेट इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँगा तब ही मैं उसकी ऑप्टिमलिटी को चेक कर सकता हूँ। तो क्लियर हो गया कि डिजेनरेट या नॉन डिजेनरेट क्या होता है। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि सॉल्यूशन आपका ये कैसा है? नॉन डिजेनरेट, वो डिजेनरेट है। इसको पहले मैं नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट करूँ, बट नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक एलोकेशन और आनी चाहिए। 5 ही एलोकेशन आ रही है, 6 एलोकेशन होती तो ये नॉन डिजेनरेट हो जाता। तो इसका मतलब एक एलोकेशन और आनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ देखना है, यहाँ पर जो भी हमारे पास रो या कॉलम थी पूरी बैलेंस है। तो बेटा कहीं पर एक अमाउंट बढ़ेगा, बेटा जहाँ अमाउंट बढ़ा इसका मतलब वो रो और कॉलम को डिसबैलेंस कर देगा, क्योंकि अभी पूरी बैलेंस है, जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई में चला गया। लेकिन एक एलोकेशन कम आ रही है, एक एलोकेशन कम आ रही है, इसका मतलब है उस एलोकेशन को मुझे इसमें बढ़ाना है, एक एलोकेशन को। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? एलोकेशन बढ़ाते टाइम पर अब अमाउंट भी चेंज नहीं होना है, तो एक हम यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं एप्सिलॉन। ओके, एक एप्सिलॉन अमाउंट ऐसा होता है कि एक एप्सिलॉन अमाउंट में लेके चलूँगा कि कोई अमाउंट लेता हूँ मैं, ये एप्सिलॉन ये है क्या? इट इज़ इक्वल टू 0। ये नियरली टेंड्स टू 0, मतलब ये 0 के बराबर होता है। अगर ये 0 के बराबर है तो ये अमाउंट अगर मैं किसी को दे दूँ, इसका मतलब है कि ये केवल बैलेंस करने के लिए इसकी वैल्यू तो 0 है। तो ये मैं किसी भी अमाउंट को दे दूँ तो जब उसको आप एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो आपकी एक तो बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी और दूसरी इसकी कॉस्ट के अंदर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? लेकिन नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी हो जाएंगी? 6। अब एक ये एप्सिलॉन आप इस टेबल में देंगे किसको? आप इस तरीके से देते हैं कि जो हमारी ये एलोकेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट हो। अब इंडिपेंडेंट कैसे चेक किया जाएगा उसका मैं सिखाता हूँ, मैं समझना ध्यान से जो मैं बताता जा रहा हूँ। नंबर ऑफ एलोकेशंस कैसी होनी चाहिए आपस में? ये इंडिपेंडेंट्स होनी चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन में दूंगा सबसे मिनिमम कॉस्ट को जो इस टेबल में है, और उन कॉस्ट को चेक करते हैं जिसको मैंने एलोकेशन नहीं दी हुई है। इससे मुझे मतलब नहीं है 8 से, क्योंकि इसको तो एलोकेशन दे चुका हूँ। 6 से मतलब नहीं है, 4 से मतलब नहीं है, क्योंकि इनको एलोकेशन दे चुका हूँ। जिसमें आपने एलोकेशन नहीं दी है उन सेल्स में सबसे कम कॉस्ट आप चेक कीजिए कौन सी आ रही है। पहली चीज़ तो ये क्लियर। और ये कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम कॉस्ट के साथ में फिर दूसरी चीज़ क्या चेक करते हैं? अगर उसे मैं एप्सिलॉन अमाउंट दे दूं तो मैं एलोकेशन से एलोकेशन जाके रिटर्न होकर उस पॉइंट पे ना पाऊँ, दोबारा कोई ऐसा लूप ना बना पाऊँ जिससे मैं रिटर्न होकर यानी उस पॉइंट को मैं बाकी एलोकेशन से कनेक्ट ना कर पाऊँ। जब कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा तो इसका मतलब दीज आर इंडिपेंडेंट, अगर कनेक्ट कर दिया तो दीज आर डिपेंडेंट। तो मैं इस तरीके से करके इसमें लूप डिज़ाइन करता हूँ, और उस कॉस्ट को ही हम जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी जिसके थ्रू लूप ना बने। कॉस्ट पहले मिनिमम देखेंगे और लूप नहीं बनना चाहिए। अगर बाई चांस लूप बन गया मिनिमम कॉस्ट से तो उस मिनिमम कॉस्ट से बड़ी कॉस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए। जरा देखो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट बेटा क्या आ रही है? अगर मैं चेक करूँ इसके बाद 7 आ रही है, ये भी 7 लिखा हुआ है, ये भी 7 लिखा हुआ है। क्लियर? 7 मिनिमम कॉस्ट है। अब इस दोनों 7 में किसी एक 7 के ऊपर आपको एप्सिलॉन देना है। क्लियर? किसी को भी दे सकते हैं, फ्री हो आप इसके लिए। बस ये देखना होता है कि वहाँ से इसका लूप नहीं बनना चाहिए। लूप नहीं बनना चाहिए तो किस तरीके से नहीं बनना चाहिए वो देखो मैं बता रहा हूँ आपको।
ओके। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैंने इस कॉस्ट को एप्सिलॉन दिया, जरा ध्यान देना, मैंने कहा 7 को मैंने एप्सिलॉन अमाउंट एलोकेट कर दिया, यानी इसका मतलब है कि एप्सिलॉन अमाउंट ये लेके चला जाएगा। बट जब एप्सिलॉन 0 को टेंड्स कर रहा है तो 7 इंटू एप्सिलॉन ये 0 ही तो हुआ, तो जो आपकी कॉस्ट थी उससे इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एलोकेशन बढ़ गई। जैसे मैंने इसको दिया, अब जरा देखो यहाँ से एलोकेशन हमारा मूवमेंट होता है, मतलब जो हम लूप बनाते हैं तो एलोकेशन से एलोकेशन मूव करते हैं। ये एलोकेशन है और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इस एलोकेशन से मैं एक सीधी लाइन में मूव करूँगा तो यहाँ से मैं 3 जगह मूव कर सकता हूँ, यहाँ मूव कर सकता हूँ, ऊपर मूव कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, लेकिन नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि नीचे एलोकेशन नहीं है। इसका मतलब मेरे 2 मूवमेंट हैं, यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पहुँच गया, इसके बाद आप एलोकेशन पे ही जाएंगे। क्या इसके आगे कहीं एलोकेशन है इस रो में? इसका मतलब मैं इसके आगे इस रो में कहीं नहीं जा सकता। इसके ऊपर एलोकेशन है, नहीं जा सकता। इसके नीचे है, नहीं है। इसका मतलब है कि इस एप्सिलॉन से अगर इधर आ रहे हैं तो लूप नहीं बन पा रहे हैं। ऊपर जाके देख लो, अगर मैं इस एप्सिलॉन से यहाँ पहुँच गया, क्लियर, यहाँ से एलोकेशन आपको यहाँ मिल रही है, यहाँ तक आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखो यहाँ एलोकेशन अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से 2 जगह जा सकते हैं, नीचे भी एलोकेशन है, यहाँ पे भी एलोकेशन है। अगर मैं यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ के बाद एलोकेशन पे ही जाऊँगा तो यहाँ के बाद एलोकेशन कहीं है क्या? नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर ये ब्रेक हो गया लूप। अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो यहाँ के बाद एलोकेशन कहाँ है? क्या आगे एलोकेशन है? नहीं है। क्या इधर एलोकेशन है? नहीं है। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था, जिसको मैंने एप्सिलॉन दिया ना, वहाँ से आप स्टार्ट करके एलोकेशन से एलोकेशन आइए और लूप बनाइए। अगर ये कोई क्लोज लूप बन जाता है, ओके, तो इस 7 को मैं छोड़ देता, फिर मैं 7 से बड़ी कॉस्ट को इसको चेक करके देखता। अगर इससे भी लूप बढ़ रहा है तो आप इससे बड़ी कॉस्ट को देखिए, आप इसमें मैं 8 को देखता। अगर 8 से भी लूप बढ़ रहा है तो 9 को देखता। यानी मिनिमम कॉस्ट से स्टार्ट करके फिर यही प्रोसेस आप सभी में चेक करते आए, और जहाँ पर लूप नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गए। इसका मतलब है कि मैंने 7 को अगर एप्सिलॉन दे दिया तो ये एलोकेशन सभी कैसी हैं? इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गए? मैं इसको भी दे सकता हूँ। 7 को अगर मैं एप्सिलॉन यहाँ दे दूँ तो आप वहाँ से भी देखना है, यहाँ से आप इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, इधर नहीं जा पाएंगे। अगर इधर से इधर मूव करेंगे, यहाँ से नहीं मूव कर पाएंगे, इसका मतलब इससे भी बन जाएगा, इससे भी लूप नहीं बनेगा। इसका मतलब दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब जरा देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ एलोकेशंस, ज़रा ध्यान से देखो। नंबर ऑफ एलोकेशंस 1 2 3 4 5 6, m+n-1, ये भी 6। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। अब जब मैंने इसे एप्सिलॉन अमाउंट दे दिया और एप्सिलॉन की वैल्यू किसको टेंड्स कर रही है? 0 को। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें डिस्कस की हुई है। आफ्टर देन अब ये देखूंगा मैं कि क्या ये कॉस्ट ऑप्टिमल है। अगर ये ऑप्टिमल है तो मैं DIJ निकाल के दिखाऊंगा। अगर DIJ की वैल्यू, अभी मैं प्रोसेस सिखाता हूँ DIJ किस तरीके से निकालते हैं, या इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है वहाँ मैंने DIJ डिस्कस किया हुआ था, मैं फिर आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पर DIJ। अगर DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऑल DIJ पूरी टेबल में, देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, तो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल होगा। अगर DIJ एक भी नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं है, उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। क्लियर? इसका मतलब हो गया कि कॉस्ट इससे भी कम हो जाएगी। ओके, अब मैं अगले स्टेप में इसका ऑप्टिमलिटी को चेक करना सिखाऊंगा, किस तरीके से इसकी ऑप्टिमलिटी को चेक करते हैं। ओके।